तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2018 का डीएलएड का पंचम पेपर सामाजिक अध्ययन। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का संबंध विवरण है। तो ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य कहा था रेपेंसन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, पाषाण युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्या थी? कि स्थायी जीवन की शुरुआती, बाकी के 3 जो थे ये पूरा पाषाण काल के थे। क्वेश्चन नंबर 3, पहिए का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, महापाषाण से तात्पर्य, पाषाण मतलब पहाड़ और पत्थर होता है, तो पर्वत हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाम का अर्थ क्या है? शाम का अर्थ क्या है? गान है। क्वेश्चन नंबर 6, वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था, ग्रामीणी कहलाता था। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूँ, चावल, जौ या उपरोक्त सभी थे। ऋग्वेद में आयस का अर्थ क्या होता है? लोहे से लिया गया है। अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगति में संकलित किया गया है? ये तीसरी बौद्ध संगति में संकलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, जहाँ पे मैरियाना गर्त मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13, नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? ये यूनानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबसार ने की थी। गलती से भी बिंदुसार ना लिखिएगा, बिंबसार लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद था। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 21, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई थी? तो ये 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये 326 ईसा पूर्व किया था। क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या हैं? तो इनके 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? अमृषा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? लिखिए। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? कि 4 प्रकार के आर्य सत्य इन्होंने बताए हैं और अष्टांगिक मार्ग बताया है। क्वेश्चन नंबर 25, मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मापक के अनुसार मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला दीर्घ मापक और दूसरा लघु मापक। क्वेश्चन नंबर 26, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है या 69 माइल्स होती है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है? तो ये पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 28, नगर निगम के आय के स्रोत लिखिए। तो ये जहाँ जहाँ से टैक्स लेते हैं यही इनका आय का स्रोत होता है, जैसे मकान कर हो गया, नल कर हो गया, जल कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, या विज्ञापन हेतु जो होल्डिंग्स लगाई जाती हैं उसके लिए टैक्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करता है? तो जिले में परिवार कल्याण का कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन जिला परिवार कल्याण ब्यूरो करता है। तो अगर सीधे लिखना चाहें तो जिला परिवार कल्याण ब्यूरो हम लोग लिख सकते हैं। फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? तो ये हर 4 वर्ष बाद क्या होती है? 29 दिन की हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, इतिहास का अर्थ बताइए। इतिहास अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन है, जिसमें समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन को भी शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, आदि मानव से आधुनिक मानव तक के विकास की प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए, उनको हमको लिखना है। तो पहला क्या हुआ कि द्विपादिता, मतलब कि हम लोग पहले 4 पैर पे जानवरों की तरह चलते थे, फिर धीमे धीमे हम लोग 2 पैर पे चलने लगे। तो पहला परिवर्तन क्या आया कि द्विपादिता की, हम लोग 2 पैर पे चलने लगे। दूसरा परिवर्तन क्या है? मस्तिष्क का आकार, कि हमारे जो मस्तिष्क का आकार है वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो जिससे क्या हो गया? ये ज़्यादा क्रियाशील हो गया। तीसरा, हाथों का अधिक कुशल होना, क्योंकि जब हम लोग 2 पैर पे चलने लगे तो हमारे 2 हाथ खाली हो गए, जिनका हम लोग ने उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये अधिक
कुशल हो गए। चौथा परिवर्तन क्या है कि जबड़े और दांत का छोटा होना, कि जैसे बंदरों या बनमानुस के जबड़े और दांत बहुत बड़े बड़े और नुकीले होते हैं, तो अब क्या हो गया, वो परिवर्तन हो गया, अब हमारे छोटे दांत और जबड़े हो गए। क्वेश्चन नंबर 33, चीन के 2 प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधारकों के बारे में संक्षेप से लिखना है। तो इसमें कन्फ्यूशियस और लाओजी के बारे में लिख सकते हैं। तो कन्फ्यूशियस ने क्या किया था कि इन्होंने कन्फ्यूशियसवाद की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत ये बताना चाहते थे, इसमें स्वानुशासन, सदाचार और परिवार में सामंजस्य पर इन्होंने जोर दिया था। जबकि लाओजी ने क्या बताया था कि उन्होंने दाओवाद की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से ये बताना चाहते थे कि जीवन में संतुलन एवं प्राकृतिक प्रवाह के महत्व को इन्होंने बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रह और उपग्रह से आप क्या समझते हैं। जो ग्रह होता है वो क्या करता है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है और इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। उपग्रह क्या होता है कि उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनमें भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मानव का संपूर्ण जीवन किन 4 आश्रमों में विभक्त था। तो 4 आश्रम कौन कौन से, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी निश्चित की गई, सभी को 25 वर्ष को निश्चित किया गया। और संक्षेप में लिखना है कि ब्रह्मचर्य में क्या होता था कि ब्रह्मचर्य में सभी लोग ज्ञान प्राप्ति करते थे, विद्यालय जाते थे। गृहस्थ में क्या होता था कि अपना ये विवाह करके बाल बच्चे पैदा करते थे। वानप्रस्थ में क्या होता था कि जब ये मतलब 50 से 75 वर्ष की आयु में ये लोग क्या करते थे कि मतलब कि वन की तरफ प्रस्थान कर जाते थे। और संन्यास क्या होता था कि ये सभी मोह माया छोड़ देते थे। 75 से 100 वर्ष की आयु के बीच का ये समय था। क्वेश्चन नंबर 36, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, उल्लेख कीजिए कि मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था। कि अब इसका मेन कारण था कि जो इनके आने के बाद वाले जितने उत्तराधिकारी थे वो सभी काफ़ी कमज़ोर थे या कह सकते हैं कि अयोग्य थे। दूसरा क्या था कि इतना बड़ा या विशाल साम्राज्य था कि जिसके प्रबंधन में कठिनाइयाँ आती थी। तीसरा कह सकते हैं कि आर्थिक और प्रशासन समस्या, कि यहाँ पे जब अयोग्य शासक होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि आर्थिक स्थिति और वहाँ प्रशासन की स्थिति क्या होगी, अब बेहतर नहीं होगी। चौथा क्या हो सकता है कि बाह्य और आंतरिक आक्रमण की बाद में कई सारे आक्रमण होते रहे, बाहर से भी और भारत के अंदर से भी यहाँ पे आक्रमण होते गए। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं में मेनली हम लोग 3 मानते हैं। संवहन धारा, की संवहन धारा क्या होती है, ये मेंटल के भीतर जो मेंटल एक होता है, क्रस्ट मेंटल कोर होता है ना, कि भूपर्पटी होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। तो मेंटल के भीतर धीमी गति से ये चलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और इन्हीं के मूवमेंट से क्या होता है, मतलब भूकंप आते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, ज्वालामुखी क्रिया की मतलब ये पृथ्वी के अंदर ही होती हैं। और क्या होता है कि जब 2 प्लेटें टकराती हैं तो क्या होता है कि पर्वत का निर्माण होता है या चट्टानों का कन्वर्जन होता है, कि इग्निशियस वाली दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, कि चट्टानों का कार्यांतरण होता है। ये हम लोग चौथे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि सड़क दुर्घटना होने के मुख्य कारण क्या क्या हैं। तो सड़क दुर्घटना के होने के मुख्य कारण क्या है कि नियम का पालन न करना, तेज़ गति में गाड़ी चलाना, गलत लेन में वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, ख़राब सड़कें भी हैं, ख़राब मौसम भी है। तो ये इन सब कारणों से क्या होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली की ये अवधारणा लिखिए। तो उसको हम लोग एक लाइन खींच के बगल बगल लिख सकते हैं, जैसे ग्रामीण में क्या होता है और नगरीय में क्या होता है। तो ग्रामीण में क्या होता है, जो इनका मुख्य जीवन होता है ये मेनली कृषि पर, पशुपालन पर या प्राकृतिक संसाधन पर ये डिपेंड होता है। जबकि नगरीय में क्या होता है, यहाँ पे नौकरी होती है, व्यापार होता है, उद्योग होता है, इन सब पर इनका जीवन निर्भर होता है। ग्रामीण शैली में क्या होता है कि वहाँ के जो सामुदायिक संबंध होते हैं काफ़ी गहरे होते हैं, लेकिन शहरों में क्या होता है, सब व्यक्तिवादी होते हैं, सब अपने में ही बिजी होते हैं। ग्रामीण में क्या होता है कि आधुनिक सुविधाएं काफ़ी कम है, वहाँ पे अस्पताल बहुत दूर होगा या वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की उतनी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, जो कि नगर में हम लोग को उन्नत सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य हॉस्पिटल हर 1 किलोमीटर पे आपको अस्पताल मिल जाएगा, शिक्षा के लिए बेहतर स्कूल मिल जाएंगे, रोजगार मिल जाएगा।
फिर ग्रामीण में क्या होता है, यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण होता है जहाँ पे स्वच्छ वायु होती है, लेकिन शहरों में या नगर में हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे प्रदूषण युक्त होता है। गांव का जीवन कैसा होता है, बिल्कुल शांत होता है। नगर का जीवन कैसे होता है, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की जलवायु के बारे में लिखिए। यहाँ मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो भारत की जलवायु कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि भारत का जो विस्तार है काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग एक लाइन में कहना चाहें कि भारत की जलवायु कैसी होती है तो हम लोग कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करें तो ये कैसी है कि समशीतोष्ण या अल्पाइन है, जबकि दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो बताएंगे उष्णकटिबंधीय है। अब इसके मतलब कारक क्या क्या हैं कि मतलब ये कैसे चेंज हो जाती है कि पूरे भारत में। तो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार की जो मतलब अक्षांश से जितना दूर होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा होगी, और जो जितना अक्षांश या भूमध्य रेखा के नज़दीक होता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और बारिश होती है। समुद्र से दूरी ये सब तय कैसे होता है कि कहाँ पे गर्मी पड़ेगी, कहाँ पे ठंड पड़ेगी। तो ये इन्हीं सब पर डिपेंड करता है। जैसे समुद्र से दूरी कितनी है, उत्तर पर्वत श्रेणियाँ हैं, मानसूनी हवाएं हैं, या एल नीनो है या ला नीना है। अब भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं, भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। मुख्य रूप से पूछा है वैसे 6 होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाएगा तो 4 बतानी है। पहली शीत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो इस प्रकार ये हमारा पेपर ख़त्म हुआ। कल आपको इसी का कोई दूसरा पार्ट या कोई नया पेपर आपको कल मिल जाएगा। धन्यवाद।